नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम बहुत ही ब्रीफ में एनबीएफसीज के बारे में चर्चा करेंगे और हाल ही में जो सुर्खी में रही है, जो न्यूज़ है, दैट इज आरबीआई बार्स 4 एनबीएफसीज फ्रॉम ग्रांटिंग लोन्स। आरबीआई ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है उनको लोन देने के ऊपर यहाँ पर रोक लगा दी है कि ये कंपनियां किसी को लोन नहीं दे पाएगी। तो क्या कारण रहे हैं, ऐसा स्टेप क्यों लेना पड़ा है, एनबीएफसीज होती क्या है, किस तरह से बैंकों से अलग है या बैंकों के समान ही होती है, सारी बातें हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सो इट इज रिलेवेंट विद जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर अब हम बात करें तो सबसे पहले जो न्यूज़ बनती है वो क्या है कि हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती है, उनको यहाँ पर अपनी ऋण देने की प्रथाओं पर, मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पर वो लोन्स दे रही हैं, राइट, जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रही हैं, उसके आधार पर यहाँ पर देखा गया है, एग्जामिन किया गया है। एंड बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स आरबीआई ने, क्योंकि आरबीआई ही एनबीएफसीज को रेगुलेट करती हैं, तो यहाँ पर आरबीआई ने एनबीएफसीज के ऊपर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है कि आप अब से लोन नहीं देंगे। और ये एक्शन लिया गया है किसके तहत, सेक्शन 45L क्लॉज ए सब क्लॉज बी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और यह निर्णय क्या किस तरह से लिया गया है, उनकी मूल्य निर्धारण जो नीतियां हैं, मूल्य निर्धारण नीतियां जो हो गई, मतलब जो आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज हैं, राइट, जो आप लोन दे रहे हैं उस पर किस तरह से आप इंटरेस्ट रेट बकाया कर रहे हैं, उसकी चिंताओं पर आधारित है। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारित औसत उधार दर और उनके फंड की लागत पर लगाए गए ब्याज प्रसार, मतलब जो भी वो उनके इंटरेस्ट रेट्स लगा रहे हैं उस लोन पर, उसके यहाँ पर कंसर्न्स को चलते हुए आरबीआई ने 4 एनबीएफसीज पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है कि आगे से वो किसी को भी लोन नहीं दे पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि ये एनबीएफसीज क्या होती हैं, राइट। तो एनबीएफसीज, या जिन्हें हम एज कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या हिंदी में कहें तो आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। तो आरबीआई ने एनबीएफसीज को किस तरह से डिफाइन किया है, ये वो कंपनी या कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी, मतलब ये एक तरह से बैंक नहीं है, ये है कंपनी ही, प्राइवेट कंपनी है, नॉन बैंकिंग कंपनी होती है, राइट, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक्स होते हैं, इनकी तरह काम करती है, पर ये बैंक नहीं होती हैं, उसे एनबीएफसीज कहते हैं। अब ये क्या क्या काम करती हैं, तो एक तरह से अगर हम बात करें तो ये क्या लोन्स देती हैं, क्या ये लोगों को पैसा लैंड करती है, बिल्कुल करती हैं, ये बिजनेस लोन दे सकती हैं। साथ ही में ये दूसरी कंपनियों के शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, राइट, इन सारी चीजों को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, शेयर्स को खरीद सकती हैं, एक्विजिशन कर सकती हैं। साथ ही में बैंकों की तरह ये इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच सकती हैं, बिल्कुल बेच सकती हैं। तो बिजनेस लोन्स देना, इंश्योरेंस पॉलिसीज देना, किसी भी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स को एक्वायर करना, और साथ ही में कस्टमर्स से डिपॉजिट्स लेना, कस्टमर्स से डिपॉजिट्स भी ले सकती हैं, बट बैंक नहीं होती हैं, एक तरह से नॉन बैंकिंग कंपनीज जो इस तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, जो लोन भी दे सकती है, स्टॉक्स, शेयर्स भी खरीद सकती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेच सकती हैं, साथ ही में कस्टमर से डिपॉजिट भी ले सकती हैं। तो क्या फर्क है बैंक में और एनबीएफसीज में, आगे हम चर्चा करेंगे, बट मुख्य तौर पर आरबीआई जो है वो एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इसी तरह से डिफाइन करती हैं। अब क्या मुख्य बातें हैं एनबीएफसीज के बारे में, कि ये रेगुलेट करती हैं, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती हैं, और इन्हें 4 स्तरों पर कैटेगराइज किया गया है।
पहले स्तर या बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। आप अगर देखें तो 4 स्तर पर उनके साइज पे, मतलब कितनी बड़ी वो कंपनियां हैं, कितनी ज्यादा वो गतिविधियां कर रही हैं, कितने बड़े लोन दे रही हैं, कितने ज्यादा डिमांड्स बोल सकते हैं डिपॉजिट्स ले रही हैं, कितनी यहाँ पर बड़ी बोल सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रही हैं, राइट। तो उनके साइज के आधार पर, उनकी गतिविधियां एक्टिविटी के आधार पर, और कितना रिस्क वो ले रही हैं, कितना अपना अमाउंट वो इन्वेस्ट करती हैं, इन सारी चीजों के आधार पर एनबीएफसीज को 4 लेयर में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, एनबीएफसीज जो है वो कंपनी एक्ट 1956 मतलब कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, राइट, जो कि लोन्स तो दे सकती है, मतलब ये लैंडिंग में तो इन्वॉल्व है, बट कुछ यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ डोमेन्स में ये लोन नहीं दे सकती, राइट। तो हमने ये बात करी कि बिजनेस लोन दे सकती है, कस्टमर से डिपॉजिट्स भी जमा कर सकती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेच सकती हैं, राइट। बट ये अगर हम बात करें तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत तो रजिस्टर है, लैंडिंग में भी इन्वॉल्व है, बट कुछ चीजों में यहाँ पर ये लैंड नहीं करती, जैसे कि एग्रीकल्चर में ये लोन नहीं देती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोई भी औद्योगिक गतिविधि में नहीं देंगी, ट्रेडिंग गुड्स जो आप सामान का व्यापार करेंगे उसमें यहाँ पर ये नहीं देती है, और किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई लोन है उसमें भी ये लैंडिंग या फिर बोल सकते हैं जो ऋण है वो यहाँ पर नहीं देती है, राइट। अचल संपत्ति के निर्माण या बिक्री में शामिल लोग, आपकी किसी भी तरह की औद्योगिक गतिविधि, व्यापारिक वस्तुओं का क्या करना, यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रेड करना, और कृषि, इन स्फीयर्स के अलावा ये किसी भी तरह के बिजनेस लोन्स में अपना लोन दे सकती हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एनबीएफसी की परिभाषा क्या है ये हमें समझना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, किस तरह से ये बैंक से अलग है। क्या बैंक लोन देते हैं? बिल्कुल देते हैं। एनबीएफसीज देती हैं, वो भी देती हैं, राइट। क्या वो इन्वेस्टमेंट करती हैं? बिल्कुल करती है बैंकों की तरह। क्या वो किसी भी तरह की पेमेंट सर्विसेज देती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रही हैं? बिल्कुल बेच रही हैं। क्या वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रेगुलेट कर रही है? बिल्कुल कर रही हैं। क्या वो बैंकों की तरह एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो उसको पैसों को कैसे मैनेज करना है, वेल्थ मैनेजमेंट जो बैंक्स बताते हैं, क्या वो करती है? तो एनबीएफसी वो भी करती हैं। तो ये बैंकों से अलग कैसे है? सबसे पहले कि ये बैंक्स की तरह डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है कि आप डिमांड डिपॉजिट का सीधा सा मतलब है आप बैंक अकाउंट में जो आपने पैसा डाल रखा है वो किसी भी टाइम पर आप विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। आप अपना पैसा कभी भी बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, बट एनबीएफसीज में डिमांड डिपॉजिट की कोई भी सुविधा नहीं है। दूसरा, ये किसी भी बोल सकते हैं पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, मतलब भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मतलब जिस तरह से बैंक्स अपने चेक जारी करते हैं ये चेक जारी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहली बात तो डिमांड डिपॉजिट ये स्वीकार नहीं करते, तो यहाँ पर चेक भी ये जारी नहीं करता है। तीसरा, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जिसके थ्रू बोल सकते हैं जमा बीमा मिलता है बैंकों को, वो एनबीएफसीज को नहीं मिलता। मतलब जो भी वहां पर डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए एनबीएफसीज में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, राइट। तो बैंकों से इस तरह से अलग है आपका एनबीएफसी। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या इश्यूज एनबीएफसी फेस करती हैं। ये जो नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रही हैं, ये क्या क्या यहाँ पर इश्यूज फेस करती हैं। सबसे पहले मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि आप जानते हैं कि इनको रेगुलेट करने के लिए कई सारी बॉडीज है। सेबी रेगुलेट कर रही है, आईआरडीआई इसे रेगुलेट कर रही है, राइट। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो इनको रेगुलेटरी अथॉरिटीज इतनी ज्यादा है कि एक बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट बन जाता है एनबीएफसीज के लिए। दूसरा, मैच्योरिटी मिसमैच। एनबीएफसीज जो है वो क्या करती हैं, अक्सर बहुत ही कम समय के लिए उधार लेती हैं, लेकिन जो आपके जिनको भी ऋण देती है, लोन देती है, उनको एक लंबी अवधि के लिए उधार देती हैं। अब अगर आप किसी को भी बहुत लंबे टाइम के लिए लोन्स दोगे तो जो मार्केट में लिक्विडिटी है, जो पैसों का बोल सकते हैं रोटेशन है, वो यहाँ पर कम होता है, जिसकी वजह से तरलता की समस्या पैदा होती है।
राइट। तो ये लेती तो शॉर्ट टाइम के लिए लोन्स हैं अलग अलग बैंक्स या कंपनीज से, और जब ये लोन देती है लोगों को तो बहुत ही लंबी अवधि के लिए दे देती है, लंबे टाइम के लिए, जिससे लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं। तीसरा एनपीएस, किसी भी अगर कंपनी को उन्होंने लोन दिया है तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है एनबीएफसीज के साथ कि जो लेंडर है, जिसने मतलब जो बोरोवर है, मतलब जिसने एनबीएफसी से पैसा लिया है, वो इन्हें 90 दिन के अंदर अंदर या तो वो लोन को पे नहीं कर पाते या वो इंटरेस्ट रेट इन्हें पे नहीं कर पाते हैं, जिससे वो एक तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब इनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब हो गया, एसेट का मतलब सीधी सी बात है वो चीज जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपको बोल सकते हैं कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे रही है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का सीधा सा मतलब है कि आपका यहाँ पर क्या करना पड़ता है, वित्तीय सेहत जो है वो उनकी प्रभावित होती है, क्योंकि जिनको भी उन्होंने उधार दिया है, लोन दिया है, वो बोरोवर्स इन्हें टाइम पर पैसा नहीं चुकाते हैं, ना ही इंटरेस्ट रेट चुकाते हैं, जिससे ओवरऑल इनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या होती है, कमजोर पड़ती है, राइट। इसके बाद अगर हम आखिर में देखें तो इन्हीं सब बोल सकते हैं इसी तरह के जो इनकी लैंडिंग रेट्स है या जो भी इनकी पॉलिसीज हैं, इसके तहत आरबीआई का यह निर्माण सुनिश्चित करता है, उनके प्रयासों को ये दर्शाता है कि एनबीएफसीज जो है, राइट, उनको एक सही तरीके से, एक बहुत ही हेल्दी वे में फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, अच्छे वित्तीय सिद्धांतों के तहत काम करना चाहिए, राइट। और साथ ही में किसी भी अनुचित ऋण प्रथा, मतलब अनफेयर जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि लोन्स बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पर देना, कुछ स्केलिंग नहीं है, तो ये सारी जो बोल सकते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें एनबीएफसी से बचना होगा, राइट। तो ये सारी बातें हैं जो हमने आज डिस्कस करी, और इसी के तहत आरबीआई ने 4 ऐसी एनबीएफसी पे रोक लगा दी है कि अब वो लोन्स नहीं दे सकते। सो दिस वाज न्यूज इन द ब्रीफ, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। आगे बात करें तो अंकित अवस्थी सर के द्वारा जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चारों सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर की गई है, जिसमें सारे सब्जेक्ट सर ने पढ़ाए हैं, और ये रिकॉर्डेड बैच आपके लिए 1499 में अवेलेबल है। आरएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड बैच इज ऑल्सो अवेलेबल। एसबीआई पीओ या फिर किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही में यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ इनके लिए भी बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर आपके लिए टेस्ट सीरीज अपनी पाठशाला.com पर अवेलेबल है। फॉर हैंड रिटन नोट्स यू कैन कनेक्ट विद अस, एंड आप हमारे कॉल सेंटर पर भी किसी भी तरह के इश्यूज अगर आप फेस करते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर द न्यूज़। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। आप ये पूरा कंटेंट अपनी पाठशाला.com की वेबसाइट पर जाके रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही में पूरे कंटेंट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पर अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।